स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज क्लियर कंसेप्ट साइंस ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट क्लासेस में आपको सेल का इंट्रोडक्शन दिया था, सेल के डिस्कवरी के बारे में बोला था, सेल थ्योरी के बारे में बोला था एवं हमारे बॉडी के लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट सेल के बारे में आप लोगों को कुछ मैंने जानकारियां दी थी। तो आज मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेल। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जरा अटेंशन करके मेरे बात को सुनिएगा। एक्चुअली टाइप्स ऑफ सेल्स बोलने से हम लोग सेल्स के एग्जैक्टली टू टाइप से आप लोग नहीं बोल सकते हैं। सेल्स के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, वो अलग अलग बेसिस के आधार पे अलग अलग कंडीशन में हम लोग सेल्स को अलग अलग क्लासिफिकेशन में रखते हैं, अलग अलग टाइप्स में उसको हम लोग बांटते हैं। तो आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सेल्स के कितने टाइप्स हो सकते हैं, किस बेसिस में सेल्स को किस टाइप में रखा जाए, उसके वेराइटीज कितने होंगे, उसके क्लासिफिकेशन कितने होंगे, किस कंडीशन में सेल्स के कितने वेराइटीज होते हैं, इस सभी के बारे में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट कंडीशन होती है, जिस कंडीशन के आधार पर एक सेल्स को डिवाइड किया जा सकता है, सेल्स को क्लासिफाई किया जा सकता है, तो फर्स्ट कंडीशन है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ प्लास्टिड, सेल वॉल और सेंट्रोजोम। ये जो प्लास्टिड है, सेल वॉल है और सेंट्रोजोम, ये टोटल तीनों सेल के अंदर में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनलीज है। तो किसी सेल्स में क्या होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। किसी सेल्स में सेल वॉल होते हैं, किसी सेल्स में सेल वॉल नहीं होते हैं। किसी सेल्स में आपको सेंट्रोजोम मिलेगी, किसी सेल में आपको सेंट्रोजोम नहीं मिलेगी। इसीलिए इन तीनों के प्रेजेंस या फिर इन तीनों के एब्सेंस में सेल के जो टाइप्स होते हैं, उस टाइप्स को दो भागों में बांटा गया है। तो स्पेशली कौन से वो दो टाइप से बोलने से आप लोग बोल सकते हैं, एक टाइप होता है आपका प्लांट सेल और एक टाइप होती है आपकी एनिमल सेल। दैट मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड, सेल वॉल एंड centrosome, and these are your plant cell and animal cell. Second जो कंडीशन है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप का अर्थ होता है न्यूक्लियस के बाहर पाए जाने वाली आवरण। जो केंद्रक होती है न्यूक्लियस में, उस केंद्रक के चारों तरफ पाई जाने वाली आवरण। यानी किसी किसी केंद्रक ऐसे होते हैं, किसी किसी सेल्स में ऐसे ऐसे केंद्रक होते हैं जिसमें कोई न्यूक्लियर इन्वेलप यानी न्यूक्लियर बिना आवरण के वहां पे होती है उस सेल्स के अंदर में। तो और किसी सेल्स में ऐसे होते हैं जहां पे काफी बढ़िया डबल बाउंड इन्वेलप आपको देखने को मिलेगी, यानी एक न्यूक्लियस आपके दो दो कवर के द्वारा वह कवर्ड होती है। इसलिए किसी सेल्स में आपका न्यूक्लियर इन्वेलप हो सकता है, किसी सेल्स में आपके न्यूक्लियर इन्वेलप एब्सेंट हो सकते हैं। उसी तरह मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली का मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है एक्चुअली? देखिए, सेल के अंदर में जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं, वो सारे पार्ट्स को हम लोग सेल ऑर्गेनली बोलते हैं। चाहे वो आपका न्यूक्लियस हो, चाहे वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो आपकी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे वो गोल्गी बॉडी हो, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स है जो स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल के अंदर में पाए जाते हैं, उन सभी को एक साथ हम लोग सेल ऑर्गेनली बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जितने सारे सेल ऑर्गेनली है, ये सारे सेल ऑर्गेनली में सारे के सारे सेल ऑर्गेनली आपके डबल मेम्ब्रेन नहीं होते। किसी में एक मेम्ब्रेन से वह घिरी होती है, किसी में वह दो मेम्ब्रेन से घिरी होती है, और कुछ कुछ ऐसे मेम्ब्रेन होते हैं जिसमें कुछ कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनली होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन ही नहीं होती है, यानी मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनली भी है। कोई कोई सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली होती है, कोई कोई डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली होती है। तो ये जो आपका सेकेंड टाइप्स ऑफ सेल है, सेकेंड जिसमें मैंने बोला अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, इसके हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से, इस बेसिस के आधार पर सेल को दो टाइप्स में बांटा गया है। वो दो कौन है बोलने से आप लोग बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एवं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ये दो टाइप्स ऑफ सेल है जिसमें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस और डबल मेम्ब्रेन या सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली का प्रेजेंस और एब्सेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो थर्ड आपकी टाइप्स ऑफ सेल्स है, वो आपके अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, यानी आपके बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं, स्पेशली उसको मैं अभी नेक्स्ट क्लास में आपको बताने जा रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक में। तो इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, जो आपका थर्ड टाइप ऑफ सेल है, वो आपके अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है। यानी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के हिसाब से आपके शरीर के जो फंक्शंस होते हैं, उस फंक्शंस के हिसाब से सेल्स को दो टाइप्स में बांटा गया है। एक सेल्स को बोलते हैं सोमेटिक सेल और दूसरे सेल्स को बोलते हैं जर्म सेल। यानी हम लोगों ने तीन बेसिस पर, थ्री कंडीशंस में सेल्स को डिवाइड किया है। फर्स्ट कंडीशन थी आपकी अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ प्लास्टिड, सेल वॉल और सेंट्रोजोम। ये तीनों के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर सेल को डिवाइड किया गया एवं हमें दो टाइप्स ऑफ सेल मिले, प्लांट सेल और एनिमल सेल। आपकी जो सेकंड कंडीशन थी, सेकंड जो बेस थी, वो थी आपकी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। तो इसके आधार पर सेल के दो टाइप्स थे, जिसमें एक टाइप्स को बोला गया प्रोकैरियोटिक सेल एवं दूसरे टाइप्स को बोला गया यूकैरियोटिक सेल। और थर्ड जो आपका है अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आपके
टू टाइप्स ऑफ सेल्स है, और टू टाइप्स ऑफ सेल्स कौन है बोलने से आप लोग बोल सकते हैं सोमेटिक सेल है एंड जर्म सेल। अभी हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स के समझेंगे, सेल को समझेंगे। तो फर्स्ट जो कंडीशन थी मैंने आप लोगों को बताया था, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ प्लास्टिड, सेल वॉल एंड सेंट्रोजोम। तो ये तीनों के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर सेल को दो टाइप्स में बांटा गया है। एक टाइप से आपका प्लांट सेल और दूसरी टाइप से आपकी एनिमल सेल। तो इसी को अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। तो फोकस ऑन द बोर्ड प्लीज। जैसे प्लांट सेल में लिखा गया है, देखिए, बोथ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, यानी दोनों के दोनों कवरिंग, ये दोनों कवरिंग है, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल बोथ आर द कवरिंग ऑफ सेल। ये सेल के दोनों कवरिंग है। जैसे मैं अगर एक सेल छोटा सा ड्रॉ करूं, देखिए ये एक छोटा सा मैंने सेल का ड्रॉ किया, इसमें देखिए आप लोग के दो कवरिंग दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए यहां पे दो कवरिंग मैंने आप लोग को दिखाया, ठीक है। ये पहले वाले कवरिंग को आप लोग सेल वॉल बोल सकते हैं एवं अंदर वाले कवरिंग को आप लोग सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। तो देखिए ये एक ऐसा स्ट्रक्चर मैंने बनाया सेल का जिसमें दो दो कवरिंग है, दो दो मेम्ब्रेन से ये ढके हुए हैं। तो बाहर का जो कवरिंग बोला मैंने उसको सेल वॉल बोला, ये आपकी सेल वॉल है। और अंदर वाली जो कवरिंग है इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या फिर इसी को आप लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। यानी प्लांट सेल में आपका ये जो बाहर का कवरिंग तो है जिसे सेल वॉल बोलेंगे, लेकिन अंदर में ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये भी प्रेजेंट रहती है। यानी प्लांट सेल एक ऐसी सेल है जिसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाए जाते हैं, यानी दो कवरिंग से घिरा हुआ आपका प्लांट सेल। लेकिन अगर आप एनिमल सेल में देखिएगा तो एनिमल सेल में ओनली सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, यानी जो अंदर वाली कवरिंग है ये सिर्फ अंदर वाली कवरिंग जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, सिर्फ ये कवरिंग आपको मिलेगी, आपको सेल वॉल नहीं मिलेगी। दैट मीन्स सेल वॉल इज टोटली एब्सेंट इन योर एनिमल सेल एंड just only one covering will be found there, that is your cell membrane. Now second क्या है आपका, देखिए प्लास्टिड प्रेजेंट। ये प्लास्टिड क्या है, इट इज, मैंने ऑलरेडी बोला ये प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनिज है जिसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट में, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। तो जो प्लास्टिड है ये प्लास्टिड आपके प्लांट सेल में मिलती है, देखिए, लेकिन ये प्लास्टिड आपके एनिमल सेल में टोटली एब्सेंट रहती है। दिस इज द सेकेंड डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। थर्ड आते हैं, थर्ड है आपका वैक्यूल। ये वैक्यूल भी एक सेल ऑर्गेनिज है, इसका भी रोल है। ये वैक्यूल काफी बड़ी होती है। जैसे अगर मैं वैक्यूल बनाऊंगा तो मैक्सिमम एक प्लांट सेल का मैक्सिमम जगह उसकी वैक्यूल्स लेती है। जो मैंने अंदर बनाया ये आपकी वैक्यूल है। देखिए कितनी बड़ी वैक्यूल मैंने प्लांट सेल ने बनाया। एक प्लांट सेल में काफी बड़ी वैक्यूल होते हैं और उसकी नंबर भी बहुत ज्यादा हो सकती है, यानी दो या दो से बहुत ज्यादा वैक्यूल आपके मिल सकते हैं प्लांट सेल में। लेकिन अगर आप लोग एनिमल सेल में देखिएगा तो ये वैक्यूल काफी साइज में छोटी होती है एवं इसके नंबर भी काफी कम रहते हैं। यानी वैक्यूल प्रेजेंट दोनों में है, लेकिन फर्क क्या में, डिफरेंसेस क्या में, तो इसकी जो साइज होती है और नंबर। जैसे मैंने बोला प्लांट सेल में वैक्यूल काफी लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं और उसका नंबर भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल की साइज काफी छोटी होती है एवं ये नंबर में काफी कम होते हैं। थर्ड डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द सेल। प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होती है, प्लांट सेल की न्यूक्लियस आपके सेल के किसी एक कॉर्नर में प्रेजेंट रहती है, एग्जैक्टली वो मिडल में नहीं रहती है, जो कि एनिमल सेल में आपको एग्जैक्टली एट द सेंटर आपको देखने को मिलेगी। यानी जो आपकी न्यूक्लियस होती है वो सेल के ठीक बीचों बीच आपको मिलेगी, सेंटर पॉइंट में मिलेगी। लेकिन प्लांट सेल अगर मैं बोलूं तो प्लांट सेल में आपकी न्यूक्लियस सेंटर पे नहीं रहती है, किसी एक कॉर्नर में प्रेजेंट हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पे जो ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए ये आपकी न्यूक्लियस हो सकती है, यानी न्यूक्लियस एग्जैक्टली सेल की मिडल में नहीं है लेकिन वो किसी एक कॉर्नर में है। तो प्लांट सेल को कैसे आइडेंटिफाई कर पाइएगा आप लोग, तो प्लांट सेल में जब आप लोग अंडर माइक्रोस्कोप अगर आप लोग स्पेसिमेन को चेक करते हैं तो आपका जब न्यूक्लियस एट द पेरीफेरी या फिर किसी कॉर्नर में आप लोगों को देखने को मिलेगी तो प्लांट सेल हो सकती है। और एनिमल सेल में आपका जो न्यूक्लियस होता है एग्जैक्टली वो सेल के ठीक सेंटर में होती है, यानी बीच में होती है। देखिए दिस इज द फोर्थ डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एंड फिफ्थ वन इज योर सेंट्रोजोम एब्सेंट टोटली। दिस सेंट्रोजोम इज टोटली एब्सेंट इन द प्लांट सेल एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शनल है, उसके अलावा बाकी जितने प्लांट सेल होते हैं सारे प्लांट सेल में आपकी सेंट्रोजोम एब्सेंट रहती है। सेंट्रोजोम भी वन ऑफ द सेल ऑर्गेनली है। तो सेंट्रोजोम कुछ लोअर प्लांट सेल्स होते हैं, कुछ एल्गीज हैं, उन एल्गीज में कुछ सेल्स होते हैं जो काफी मोटाइल होते हैं, वो चल सकते हैं। यानी उन सेल्स को छोड़ के एल्गी में पाए जाने वाले, ठीक है, कुछ जो लोअर प्लांट्स है, लोअर प्लांट्स में गिने चुने जाते हैं, वो लोअर प्लांट्स में पाए जाने वाले जो एल्गी है उसके अंतर्गत आने वाले जो एल्गी है उसके कुछ सेल्स जो मोटाइल होते हैं उन सभी को छोड़ के बाकी जितने प्लांट सेल होते हैं, चाहे वो हायर प्लांट सेल हो या फिर लोअर क्लासेस ऑफ प्लांट सेल हो, उसमें सेंट्रोजोम टोटली एब्सेंट होता है। लेकिन सेंट्रोजोम हमारी हर एक सेल से पाई जाती है एक्सेप्ट वन,
कहाँ है वो सेल्स बोलने से ह्यूमन बॉडी में भी वो सेल्स पाई जाती है। हमारे जो न्यूरॉन्स होती है, जिसे हम लोग नर्वस सिस्टम की यूनिट बोलते हैं, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं, ये न्यूरॉन्स में सेंट्रोसोम एब्सेंस हो सकता है, या फिर अगर वो प्रेजेंट भी रहे तो वह इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। यानी अगर हम लोग गौर करेंगे तो प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर, किसके आधार पर, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्या, प्लास्टिड, सेल वॉल और सेंट्रोसोम। क्योंकि आप लोगों ने देखा कुछ ऐसे सेल है जहां पे प्लास्टिड है तो कहीं पे प्लास्टिड नहीं है। जैसे कि प्लास्टिड कहां प्रेजेंट है, प्लांट सेल में है, ठीक है, एवं वही प्लास्टिड कहां आपकी एब्सेंट है, तो वह आपकी एनिमल सेल में एब्सेंट है। सेल वॉल देखिएगा आप लोग, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पा रहे हैं, लेकिन सेल वॉल को आप लोग प्रेजेंट नहीं पा रहे हैं कहां पे, एनिमल सेल में। सेंट्रोसोम आप कहां पे प्रेजेंट पा रहे हैं, सेंट्रोसोम को आप एनिमल सेल में प्रेजेंट पा रहे हैं, लेकिन वह सेंट्रोसोम टोटली एब्सेंट है कहां पे, प्लांट सेल। यानी अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो प्लास्टिड, सेल वॉल और सेंट्रोसोम के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर सेल को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया ये फर्स्ट टाइप। अब हम लोग सेकंड टाइप्स के बारे में समझेंगे। स्टूडेंट्स अभी हम लोग सेल के सेकंड टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। ये सेकंड टाइप्स क्या है, आप प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स हैं। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में सेल्स को क्लासिफाई या फिर डिवाइड क्यों किया गया है, तो उनका जो बेसिस था, जिस बेसिस को देखते हुए सेल्स को डिवाइड किया गया है, वो दो मेन बेसिस थे आपका। एक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसकी प्रेजेंस या फिर एब्सेंस। किसी सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, किसी सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये एक आधार था। दूसरी जो आधार थी आपकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके जो सेल्स में जितने पार्ट्स होते हैं, जितने स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर मौजूद, वो सारे सेल ऑर्गेनेली में आपके किसी में सिंगल मेम्ब्रेन मिलेंगे, यानी सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा वो सेल ऑर्गेनेली आपके चारों तरफ से घिरी हुई रहती है। कुछ कुछ सेल मेम्ब्रेन ऐसे, कुछ सेल ऑर्गेनेलीज ऐसे हैं जो अपने आप को डबल मेम्ब्रेन के द्वारा घेर के रखती है। तो ये आपका सिंगल मेम्ब्रेन हो, डबल मेम्ब्रेन हो, इसके आधार पर भी किसी में सिंगल मेम्ब्रेन है, किसी में डबल मेम्ब्रेन है। ओके, किसी किसी कोई कोई सेल ऑर्गेनेलीज ऐसे है जिसमें मेम्ब्रेन ही नहीं पाए जाते हैं। तो इस आधार पे भी आपके सेल को दो टाइप्स में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो आते हैं इसको समझते हैं हम लोग। प्रो, एक्चुअली जो प्रो वर्ड है, ये प्रो वर्ड आया आपका प्रीमिटिव से, यानी बहुत पहले के, बहुत पुराने, ठीक है। और कैरियो जो वर्ड आया, ये कैरियो वर्ड फॉर द कैरियन। कैरियन मीन्स केंद्रक, यानी ऐसी सेल जिसकी केंद्रक बहुत पुरानी, यानी बहुत एंशियंट है, बहुत पहले वह न्यूक्लियस बनी थी। शुरुआत में जब हमारे यूनिवर्स बनी, फर्स्ट सेल जब बने थे, उस टाइम में जो आपकी न्यूक्लियस थी, वह न्यूक्लियस काफी प्रिमिटिव थी, काफी पुरानी थी, वह वेल डेवलप नहीं थी, वह काफी पुअरली डेवलप थी। तो ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस काफी प्रिमिटिव हो, ओके, बहुत पुरानी सेल्स हो, वह पुराने जमाने में वह सेल्स बनी हो, शुरुआत के आपकी इवोल्यूशन जब हुई, इवोल्यूशन के टाइम में ये सेल्स बने हो, तो ऐसे सेल्स को आप लोग बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। एवं ये है आपकी यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल आपकी प्रोकैरियोटिक सेल से काफी एडवांस्ड होती है। ये थोड़े बाद में यूनिवर्स में आए, प्रोकैरियोटिक सेल पहले आए, फिर उसके बाद में यूकैरियोटिक सेल्स का इवोल्यूशन होके हुए नए सेल्स बने वहां पे, इसलिए ये काफी एडवांस सेल्स होती है यूकैरियोटिक सेल्स, और ये काफी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। अगर मैं साइज की बात करूं तो आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है ये यूकैरियोटिक सेल्स से काफी छोटी होती है। दैट मींस प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर इन साइज, ये छोटी होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो होती है ये काफी बड़ी होती है एज कम्पेयर टू आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट जो मैंने पॉइंट लिखा है डिफरेंशिएट करने के लिए, एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे क्लियर आप लोगों को बता दिया जा रहा है कि जो आपकी न्यूक्लियस होती है वह किसी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है, यानी न्यूक्लियस के बाहर किसी प्रकार का कोई पर्दा, फिर क्या कोई आवरण उसके चारों तरफ नहीं पाए जाते स्टूडेंट्स। यानी एक ऐसी सेल, मान लीजिए एक सेल है, तो बीच में हमारा जैसे होती है न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस का कोई कवरिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको देखने को नहीं मिलेगी। जिस सेल में आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई नहीं पड़ती है या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं, ऐसे सेल्स को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स कह सकते हैं। और ऐसी न्यूक्लियस जहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर है, वह दिखाई नहीं पड़ रही है, तो ऐसे न्यूक्लियस को आप लोग फॉल्स न्यूक्लियस बोल सकते हैं, इसको फॉल्स न्यूक्लियस बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर इस तरफ आते हैं आप लोग, तो प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। अभी कुछ देर मैंने पहले आप लोगों को बोला कि न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, यानी जितने यूकैरियोटिक सेल है, एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म के जितने यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उन यूकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो अपने आप को डबल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर रखती है, यानी उनके पास दो दो कवरिंग होते हैं अपने आप को घेरने के लिए। तो यूकैरियोटिक सेल में आपके ऐसे न्यूक्लियस है जो मेम्ब्रेन बाउंड होती है, यानी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आपके न्यूक्लियस होती है। और यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में आपका मेम्ब्रेन बाउंड सेल न्यूक्लियस नहीं है। सेकंड मैंने बोल चुका हूं ऑलरेडी, आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है काफी स्मॉलर होती है, और आपकी जो यूकैरियोटिक सेल होती है काफी लार्जर इन साइज होती है। थर्ड पॉइंट आइए,
70s राइबोसोम प्रेजेंट। देखिए ये जो राइबोसोम वर्ड है, ये राइबोसोम भी आपकी वन ऑफ द सेल ऑर्गेनली, ये भी एक कोशिकांग है, ये भी एक सेल ऑर्गेनली है जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। देखिए राइबोसोम आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी है, यूकैरियोटिक कोशिका में भी है, यानी राइबोसोम का प्रेजेंस दोनों पे है। लेकिन डिफरेंस क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, आपकी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वहां जो राइबोसोम होती है उसकी एक टाइप होती है 70s, ये 70s राइबोसोम पाए जाते हैं आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जबकि मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ द यूकैरियोटिक सेल में क्या होती है 80s राइबोसोम पाई जाती है। अब ये जो एस है, ये एस एक्चुअली राइबोसोम में हम लोग रखते हैं। एस क्या है बोलने से, ये एक एस यूनिट का नाम है, जिस यूनिट को हम लोग सैबिटबर्ग यूनिट कहते हैं। देखिए ये एस स्टैंड हियर फॉर द सैबिटबर्ग यूनिट, ये एस का मतलब है सैबिटबर्ग यूनिट। एक्चुअली सैबिटबर्ग यूनिट क्या है, ये एक्चुअली कंडेंसेशन कोएफिशिएंट को दिखाती है, यानी 70s राइबोसोम का मतलब होता है कि आपकी राइबोसोम कितनी डेंस है, वो कितने मैक्सिमम प्रोटीन का निर्माण कर सकती है, कितनी डेंस है। जितनी ज्यादा एस उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा, यानी आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम है उसमें 70s का मतलब ये है कि ये राइबोसोम आपकी यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले राइबोसोम से काफी लेस डेंस होती है और इसमें इससे प्रोटीन का फॉर्मेशन भी काफी कम होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो कोशिका जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो आपकी 80s राइबोसोम है, ये काफी डेंसर होती है, साथ में ये मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन का फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है। दिस इज द थर्ड डिफरेंस बिटवीन योर प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज आर टोटली एब्सेंट। मेम्ब्रेन यानी क्या बोलने चाह रहा है इस पॉइंट के द्वारा कि चाहे सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनलीज हो या फिर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनलीज हो, ये टोटल किसी प्रकार की मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, जबकि सिंगल और डबल दोनों प्रकार के मेम्ब्रेन कवरिंग सेल ऑर्गेनलीज आपको देखने को मिलेगी यूकैरियोटिक कोशिका में। लेकिन अगर क्या किसी भी प्रकार का सेल ऑर्गेनलीज क्या प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती है तो ये बोलना गलत रहेगा, क्योंकि अभी भी मैंने बोला राइबोसोम इट इज वन ऑफ द सेल ऑर्गेनली, लेकिन ये राइबोसोम खुद भी किसी कवरिंग के द्वारा घिरी नहीं रहती, यानी ये मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनली, किसी आवरण के बिना ये राइबोसोम प्रेजेंट होती है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका में। यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज तो टोटली एब्सेंट है, लेकिन नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली के रूप में कौन प्रेजेंट है बोलने से आप लोग बोल सकते हैं राइबोसोम है, जो किस फॉर्म में, तो 70s राइबोसोम के फॉर्म में। और 70s का मतलब मैंने बोला ये एस यहाँ पे जो बैठा हुआ सैबिटबर्ग यूनिट के लिए बैठा हुआ है, ये एक आपकी कॉन्डेंसेशन कोएफिशिएंट को दिखाती है, कितनी ज्यादा कॉन्डेंस्ड है आपकी राइबोसोम उसको प्रदर्शित करती है। जितनी ज्यादा आपकी एस उतनी वह ज्यादा कॉन्डेंस्ड और मैक्सिमम उतने ज्यादा वह प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आइए स्टूडेंट्स, ओनली वन लॉन्ग सर्कुलर लूप ऑफ क्रोमोसोम इज फाउंड, यानी जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उस प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिर्फ एक सर्कुलर लूप ऑफ क्रोमोसोम, यानी एक लंबी सी सर्कुलर लूप वाली आपको क्रोमोसोम देखने को मिलेगी। ये कोई न्यूक्लियस नहीं है, देखिए ये एक जस्ट मैंने आपको नॉर्मली दिखाया, क्रोमोसोम इस आकार के हो सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ये कोई केंद्रक नहीं है, जस्ट ये क्रोमोसोम का मैंने दिखा। दैट मींस जो क्रोमोसोम होंगे वह सिर्फ एक, ओनली वन, एक क्रोमोसोम पाए जाएंगे आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और ये जो क्रोमोसोम है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर में, वह एक कोशिका के जिस स्थान में भी होंगी, जिस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे अभी यहाँ पे है तो इस एरिया का आप लोग न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं, न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियोइड? न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं द पर्टिकुलर रीजन इनसाइड ऑफ ए सेल, एक कोशिका के अंदर में वह पर्टिकुलर स्थान, वह स्थान जहां पे आपकी क्रोमोसोम प्रेजेंट पाई जाती है, तो ऐसे पर्टिकुलर स्पेस को हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियोइड। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो क्रोमोसोम होती है, इस क्रोमोसोम को दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं, आप लोग इसको जीनोफोर बोल सकते हो, जीनोफोर। जीनोफोर मींस इट इज द क्रोमोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। और एक बात मैं आप लोग को यहां बता दूं, क्रोमोसोम जो होती है देखिए डीएनए और आपका हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। आपकी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो क्रोमोसोम होती है उसमें सिर्फ डीएनए पाए जाएंगे या फिर आरएनए पाए जाएंगे, लेकिन आपकी हिस्टोन प्रोटीन टोटली एब्सेंट रहते आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका में। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पे क्रोमोसोम ओनली नंबर 1 होंगे, जरूरी नहीं है, मोर देन 1, वो मैक्सिमम। जैसे जैसे आपका स्पीशीज चेंज होते जाएगा, जैसे जैसे एनिमल्स चेंज होते जाएंगे, जैसे जैसे प्लांट्स चेंज होते जाएंगे, अलग अलग स्पीशीज में जाएंगे,
तो क्रोमोजोम का नंबर आपका डिफरेंट देखने को आप लोगों को मिलेगा, लेकिन वो मोर देन 1 होंगे। और इस तरह का ठीक सर्कुलर, जैसे मैंने सर्कुलर यहाँ पे लूप दिखाया क्रोमोजोम का, इस तरह के सर्कुलर लूप एब्सेंट होते हैं। आपको जो क्रोमोजोम होती है वह एडवांस फॉर्म में, वह मैच्योरिटी फॉर्म में आपके यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर में वह लीनियर दिखाई पड़ेगी, यानी सीधी दिखाई पड़ेगी। तो सीधी क्रोमोजोम एक से ज्यादा आपको देखने को मिलेगी यूकेरियोटिक कोशिका में, जबकि एक सर्कुलर क्रोमोजोम ओनली 1 सर्कुलर गोल क्रोमोजोम आप लोग को देखने को मिलेगी प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो स्टूडेंट्स आप लोग को मेनली यहाँ पे फोकस क्या करना है, देखिए आपकी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी एब्सेंट है और मेम्ब्रेन बाउंड टोटली सेल ऑर्गेनेल भी आपके एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, वेल डेवलप न्यूक्लियस है, उसके साथ में आपके सिंगल हो या डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल दोनों प्रेजेंट रहते हैं यूकेरियोटिक कोशिका में। आपकी जो राइबोसोम तो दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन आपकी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो राइबोसोम उसको हम लोग 70s राइबोसोम बोलेंगे, और मैक्सिमम यूकेरियोटिक कोशिका के राइबोसोम कैसे होते हैं, 80s राइबोसोम। ये काफी पहले हमारे यूनिवर्स में आए, एक थोड़े बाद से आए। ये काफी प्रिमिटिव है, ये यूकेरियोटिक सेल काफी एडवांस होती है, ये साइज में काफी स्मॉलर होते हैं, ये साइज में काफी बड़े होते हैं। इनके जो पर्टिकुलर एरिया है, ये जो एरिया है सेल के अंदर में जहां पे क्रोमोसोम पाई जाती है, इस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियोइड के अंदर जो क्रोमोसोम आप लोगों को दिखने को मिल रही है यहाँ पे, इस क्रोमोसोम का आप लोग जीनोफोर बोल सकते हैं। और एक मैंने इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप लोग को बोला कि क्रोमोसोम आपके डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, लेकिन आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम होता है उसमें सिर्फ आप लोग को डीएनए देखने को मिलेगी, उसके चारों तरफ आपको हिस्टोन प्रोटीन का जो आवरण होना चाहिए वह आवरण यहाँ पे टोटली एब्सेंट होती है, जो कि प्रेजेंट होती है आपकी यूकेरियोटिक कोशिका में। ठीक है, अब हम लोग थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशंस को पढ़ेंगे। अभी हम लोग थर्ड टाइप ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये थर्ड टाइप ऑफ जो सेल्स है वो सोमेटिक सेल्स है और एवं आपका जर्म सेल है, सोमेटिक सेल और जर्म सेल। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, देखिए, लेकिन उन फंक्शंस में कुछ ऐसे फंक्शंस है जो स्पेशल सेल्स के द्वारा ही कंट्रोल किए जा सकते हैं, वो स्पेशल सेल्स के द्वारा ही परफॉर्म किए जा सकते हैं। जैसे मैं दो एग्जाम्पल आपके बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस ये होते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, आपके बॉडी का ग्रोथ, स्टूडेंट्स आप लोग फील किए होंगे, एक बच्चा जब जन्म लेता है उसकी वेट मैक्सिमम 4 किलो हो सकती है, देखिए 4 किलो तक का बच्चा पैदा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें ग्रोथ आती है। जब ग्रोथ आती है तो धीरे धीरे उनका बॉडी का वेट भी बढ़ते जाता है। तो ये कैसे चेंजेस हुआ कि एक 4 किलो वाला बच्चा फ्यूचर में 80 किलो 90 किलो का हो जाए, ठीक है। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे 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 होने वाला प्रोसेस है जो काफ़ी टाइम लगती है, लेकिन आपका वेट में ग्रो होता है। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ, देखिए आपके बॉडी में जब का आपका सेल्स नंबर नहीं बढ़ेगा, आपके ऑर्गन्स के साइज नहीं बढ़ेंगे, तो आपके बॉडी का ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं है। तो आपके बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है, ये ग्रोथ किसके द्वारा हो रही है, तो आपके बॉडी में जो सेल्स हैं वही सेल्स आपके मैच्योर्ड होंगे। पहले मैच्योर्ड होने के बाद उसमें डिवीजन आएगी, और डिवीजन होने के बाद में वही नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाएंगे हमारे बॉडी में, धीरे धीरे हमारे बॉडी में ग्रोथ आती है। तो एक मैंने बोला बॉडी का ग्रोथ, ये बॉडी के ग्रोथ जिस सेल्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जिस सेल्स में डिवीजन होने के बाद में आपके बॉडी में ग्रोथ आती है, उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं सोमेटिक सेल। एवं रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए अपने जैसे संतान पैदा करना, ठीक है। ये सजीवों का एक मुख्य इंपॉर्टेंट विशेषता है कि सजीव अपने जैसे संतान पैदा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, देखिए ह्यूमन बीइंग अगर बच्चा पैदा करेंगे तो ह्यूमन के जैसे करेंगे, कुत्ता अगर बच्चा पैदा करेगी तो कुत्ता के जैसे करेगी, आम के अगर आप सीड्स लगाओगे, मैंगो के अगर आप सीड्स को लगाओगे तो आपको उससे जो भी फल मिलेंगे वो मैंगो ही होंगे। यानी सेम अपने जैसे ऑन काइंड के अगर बच्चे को हम लोग पैदा कर रहे हैं तो आपकी वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहलाती है। यानी अगर रिप्रोडक्शन करना है तो रिप्रोडक्शन के लिए आपको चाहिए जर्म सेल्स, और अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ के लिए चाहिए आपको सोमेटिक सेल्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, जिस इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए सेल्स को दो टाइप्स में बांटे गए, सोमेटिक सेल एवं जर्म सेल। क्योंकि सोमेटिक सेल जिस रोल को प्ले कर रही है वह रोल आपके जर्म सेल नहीं करेगी, एवं जर्म सेल जिस रोल को प्ले कर रही है वह रोल आपकी सोमेटिक सेल नहीं कर सकती। तो आते हैं हम लोग डिफरेंशिएट में, फाउंड इन ऑल बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल। ये फर्स्ट डिफरेंशिएट है सोमेटिक सेल में। देखिए फाउंड इन ऑल बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल, इसका मतलब क्या होता है, आपके बॉडी के टोटल जितने ऑर्गन्स हैं, चाहे वो स्किन हो, स्किन के अंदर जितने भी ऑर्गन सिस्टम है आपके बॉडी में, चाहे लीवर हुआ, लंग्स हुआ, किडनी हुई, हार्ट हुई, जो भी आपके ऑर्गन्स है आपके बॉडी में, एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे ह्यूमन बीइंग हम लोग यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, हमारे बॉडी में सिर्फ एक सेक्स पाए जाएंगे, या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे।
कि मेल बॉडी में उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जिसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलेंगे, उसमें स्पेशली नाम आता है टेस्टिस का, इसको ब्रिशन बोलते हैं हम लोग हिंदी में। एवं फीमेल में जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात आती है तो वहाँ पे आती है ओवेरी की बात, जिसको हम लोग हिंदी में अंडाशय बोलते हैं। तो ये जो टेस्टिस और ओवेरी है, दिस टू आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, स्टूडेंट समझने का ट्राई कीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स क्या करते हैं, वे अपना डिवीजन करते हैं एवं डिवीजन करने के बाद में उसमें गैमेट्स बनते हैं, उससे गैमेट्स बनते हैं, जिस गैमेट्स को हम लोग स्पर्म और ओवम बोलते हैं। देखिए, यानी अगर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होंगे तो वहाँ आपके जर्म सेल्स नहीं होंगे, आपके अगर जर्म सेल्स नहीं होंगे तो आपके गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब तक गैमेट्स नहीं बनेंगे तो फिर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। स्पेशली कहाँ पे बोलने से, यूनिसेक्स ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होते हैं, उनमें अगर गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, उनके द्वारा अगर गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है तो उसकी रिप्रोडक्शन नहीं होगी। इनकी जो एग्जिस्टेंस है, इस अर्थ में जो एग्जिस्टेंस है वो एग्जिस्टेंस टोटली खत्म हो जाएगी। तो ये जो सोमेटिक सेल है ये किसी पर्टिकुलर पार्ट में लिमिटेड नहीं है, ये सोमेटिक सेल आपके टोटल बॉडी में मिलेगी, एक्सटर्नली भी मिल सकती है, इंटरनली भी मिल सकती है। ठीक है, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपकी स्किन्स, ये स्किन्स में कहीं पे डैमेज पार्ट्स है, कुछ चोट लग गई आपको, कुछ घाव हो गया वहाँ पे, तो धीरे धीरे देखिएगा और डैमेज पार्ट या फिर घाव जहाँ पे हुए वो पर्टिकुलर पार्ट धीरे धीरे रिफिल हो जाते हैं, वहाँ पे रिपेयर हो जाती है। तो कैसे रिपेयर हुए, कहीं बाहर का सेल्स आके तो मेरे बॉडी के अंदर नहीं घुसा है, जबकि उसी डैमेज सेल्स के आसपास में जो हेल्दी सेल्स हैं, ठीक है, वो हेल्दी सेल्स क्या करेंगे, पहले अपने आप को ग्रो करेंगे, ग्रो करने के बाद वो अपना मैच्योरिटी स्टेज को कंप्लीट कर लेंगे। जब आपकी हेल्दी सेल्स मैच्योर हो जाएगी तो मैच्योर सेल्स क्या करते हैं, फिर से आपस लग जाते हैं सेल डिवीजन के लिए, तो उसमें फिर से सेल डिवीजन होगी। ऐसा सेल डिवीजन जहाँ पे देखिए आपके सोमेटिक पार्ट, आपके बॉडी के किसी भी पार्ट्स में सेल ग्रो कर रही है, वह कंप्लीटली मैच्योर हो गई, उसके बाद में सेल डिवीजन में जा रही है, सेल के नंबर को बढ़ाने के लिए जा रही है, तो उस सेल डिवीजन को आप लोग बोल सकते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन, जो हमारा सेकेंड पॉइंट, अभी मैं वहाँ पे आऊँगा। तो आपकी बॉडी में कहीं पे डैमेज पार्ट्स हैं, ठीक है, कहीं पे घाव हो गए, उसको रिपेयर होना है, उसमें ग्रो करना है, उसमें ग्रोथ लाना है, यानी आपके टोटल बॉडी में भी अगर आपको ग्रोथ लानी है, आप किडनी का वेट बढ़ाना है, आपके लंग्स का वेट बढ़ाना है, आपका ओवरऑल वेट बढ़ाना है आपके बॉडी में। जैसे मैंने बोला, बच्चा से लेके जवान होते जाएंगे हमारा वेट बढ़ते जाता है, तो कैसे पॉसिबल हुआ, आपके होल बॉडी का ग्रोथ होता है। ऐसा नहीं कि आप बच्चे से बूढ़े हो गए या फिर बच्चे से जवान हो रहे हैं, आपकी सिर्फ किडनी का वेट बढ़ा, आपका लीवर का वेट घट गया, ऐसा कभी नहीं होता। देखिए, आपके ओवरऑल जो ऑर्गन है वो पर्टिकुलर एक सिस्टम से अपने आप को ग्रो करते हैं एवं ओवरऑल आपका ग्रोथ होता है, आपके बॉडी का वेट धीरे धीरे बढ़ता है। यानी आपके सोमेटिक सेल आपके टोटल बॉडी के पार्ट्स में मिलेंगे, लेकिन सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के। कौन कौन से रिप्रोडक्टिव सेल्स, तो रिप्रोडक्टिव सेल्स मैंने थोड़ा देर पहले आपको बोला, प्रीमोर्डियल जर्म सेल, ये हमारे स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो स्पेशली आते हैं क्या के लिए, तो स्पर्म सेल और ओवम को प्रोड्यूस करने के लिए। स्पर्म और ओवम सेल, दिस टू आर द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल से बनेंगे। तो आपकी जर्म सेल्स लिमिटेड होती हैं, सिर्फ वो पाए जाएंगे कहाँ पे बोलने से, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया टेस्टिस एंड ओवेरी, तो ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाए जाएंगे, जबकि आपका सोमेटिक सेल है ये आपके टोटल बॉडी पार्ट से मिलेंगे। सेकंड, आपकी जो सोमेटिक सेल है ये माइटोसिस सेल डिवीजन करती है। माइटोसिस सेल डिवीजन कैसा, मैंने बोला एक ऐसा सेल डिवीजन जो सेल डिवीजन आपके होल बॉडी में हो सकती है, क्योंकि जहां जहां आपके सोमेटिक सेल है, जैसे होल बॉडी में तो आपका सोमेटिक सेल्स है ना, तो ये होल बॉडी में जो सोमेटिक सेल्स है उसमें अगर डिवीजन की टाइम आती है, उसमें जब डिवीजन करना होता है तो आपके सेल्स पार्टिसिपेट करेंगे। कौन सा सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन। लेकिन जब आपकी मियोसिस सेल डिवीजन की बात आती है तो मियोसिस सेल डिवीजन कैसी होती है, मियोसिस सेल डिवीजन के लिए आपको चाहिए प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। ये मियोसिस सेल डिवीजन प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स में ही होगी, एवं जब प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स में आपकी मियोसिस सेल डिवीजन होगी उसके बाद में आपका क्या बनेगा, स्पर्म और ओवम। यानी मियोसिस सेल डिवीजन आपकी जर्म सेल्स में होती है, जबकि माइटोसिस सेल डिवीजन आपके सोमेटिक सेल्स में हो सकती है। माइटोसिस सेल से क्या होगा, आपका बॉडी का ग्रो होगा, आपके बॉडी के डैमेज पार्ट उसके रिपेयर हो जाएंगे, लेकिन मियोसिस सेल डिवीजन के बाद जो गैमेट्स बनेंगे वो गैमेट्स आपके किसी बॉडी के पार्ट्स को रिपेयर नहीं करेंगे या फिर आपके बॉडी का वेट ग्रो नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हम लोग हैं, हमारे में मेल बॉडी और फीमेल बॉडी अलग अलग रहते हैं, ठीक है। जैसे मुझमें मेल का कैरेक्टर है तो फीमेल का कैरेक्टर किसी और बॉडी में होगा। तो जहाँ पे मेल और फीमेल की बात आती है, अगर उनको अपना संतान पैदा करना है, उनको अपने बच्चे पैदा करने होते हैं, तो उसको पैदा करने के लिए पहले उनको चाहिए गैमेट्स, और गैमेट्स बनेंगे किस प्रोसेस से, मियोसिस। तो मियोसिस आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प कर रहा है।
और जर्म सेल्स आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही है। देखिए ये बात तो समझिएगा। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जा रही है कौन? सोमेटिक सेल। जैसे मैं बोलूँगा एमोइबा, ये एमोइबा मान लीजिए, ये आप मान लीजिए ये एमोइबा है। एमोइबा आप लोग जानते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म माने इसका बॉडी एक सेल से बना है, ओनली सिंगल सेल है यहाँ पे। तो सिंगल सेल है माने या तो आपका कोई ऑर्गन सिस्टम तो मिलेगा नहीं, आपको ऑर्गन सिस्टम में टोटली एब्सेंट होते हैं। लेकिन क्या है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसके पास नहीं है, तो क्या ये रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एमोइबा सिर्फ मैंने बोला, ऐसे बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से बने हैं एवं वे भी रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का अभाव है। उसमें टेस्टिस भी नहीं होंगे, उसमें ओवरी भी नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन ये भी अपना रिप्रोडक्शन करेंगे एवं ये भी अपना जनरेशन को इंक्रीज करेंगे। देखिए तो ये प्रोसेस जहां पे हुई, ये प्रोसेस देखिए, एक एमोइबा बिना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की दो एमोइबा का फॉर्मेशन कर रही है, अपने संतान को पैदा कर रही है। ये कैसे हुआ? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गैमेट्स की आवश्यकता पड़ती कहाँ पे है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, जहाँ पे यूनिपैरेंटल होते हैं, जहाँ पे एक आपका यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उसके लिए गैमेट्स चाहिए। गैमेट्स बनाने के लिए म्यूसिस सेल डिवीजन होना पड़ेगा, और म्यूसिस सेल डिवीजन कहाँ पे होगी? आपकी जर्म सेल्स में होगी। ठीक है, और फोर्थ, सोमेटिक सेल्स रिपेयर बॉडी पार्ट्स एंड हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी। इसमें क्या बोला जा रहा है? अगर आपके कोई भी डैमेज पार्ट है या फिर आपके बॉडी के ऑर्गन्स को ग्रोथ करना है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर ऑर्गन में आपका सोमेटिक सेल्स का डिवीजन होगा। अर्थात सोमेटिक सेल ही एक ऐसी सेल है जो माइटोसिस सेल डिवीजन करके क्या करेगी? आपकी बॉडी को रिपेयर करेगी एवं आपकी बॉडी को ग्रोथ में हेल्प करेंगी। जबकि जो जर्म सेल्स होते हैं, मैंने अभी बोला, जर्म सेल्स क्या करते हैं? स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन करते हैं। किस प्रोसेस से? मियोसिस से। मियोसिस की रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। जब ये आपका गैमेट्स फॉर्मेशन हो जाएगा, तो गैमेट्स फॉर्मेशन क्या होंगे? स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज करेंगे। फर्स्ट वे इम्ब्रियो का वो जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। जाइगोट फिर एक लंबी स्टेज से पार होगी, जिसको हम लोग क्लीवेज स्टेज बोलते हैं। क्लीवेज स्टेज के बाद आपका इम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा एवं ये इम्ब्रियो बाद में मैच्योर होकर आपके एक नए बच्चे के रूप में पैदा होती है। देखिए, और ये जो नया बच्चा होगा, आप लोग फोकस किए होंगे, वो बच्चा पैदा होने के साथ हम लोग क्या बोल देते हैं? ये अपने पापा की तरफ गया, ये अपने मामा की तरफ गया, ये अपने मम्मी की तरफ गया, ये अपने बुआ की तरफ गया। यानी उस बच्चे में ढूंढा जाता है कुछ सिमिलरिटी, उनके जनरेशन के किस्से उस बच्चे का, चाहे नाक का स्ट्रक्चर हो, चाहे मुंह का स्ट्रक्चर हो, चाहे हाथ की स्ट्रक्चर हो, चाहे उसके आइज की स्ट्रक्चर हो, चाहे उसके फिंगर्स के स्ट्रक्चर हो, इससे मैच किए जाते हैं एवं कुछ सिमिलरिटी देख के हम लोग बोल देते हैं कि ये बच्चा उसके अपने इस जनरेशन में उस पेरेंट की तरफ गया है, यानी उस गार्जियंस की तरफ गया है। देखिए, तो ये जो सिमिलरिटी ढूंढ रहे हैं, देखिए हम लोग बच्चे में, ये सिमिलरिटी क्या है? इसको बोलते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर। हेरिडिटरी कैरेक्टर, आनुवांशिक गुण, यानी जो गुण माँ पिताजी से, उनके खानदान से उनके बच्चों में जाते हैं। जैसे मुझ में भी कुछ कैरेक्टर जरूर मेरे पेरेंट्स से आए होंगे। देखिए, तो जो कैरेक्टर मेरे माँ पिताजी से मुझ में आए हैं, उस कैरेक्टर को आनुवांशिक गुण बोलेंगे या फिर हेरिडिटरी कैरेक्टर बोलेंगे। डेफिनेटली प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में ये होती है, क्योंकि देखिएगा आप लोग, कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही पैदा होगा, मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही पैदा होगा। अगर आम के सीड को आप लोग लगाएंगे तो वहाँ आम की सीड ही आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर है, देखिए, जो कैरेक्टर हूबहू उनके नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं। और ये कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने वाला, चाहे मेरे पेरेंट्स से मुझ में आए या मेरा जो कैरेक्टर है वो मेरे बच्चों में जाएगा, ये कैरेक्टर को ले जाने वाले कौन होते हैं? वो होते हैं गैमेट्स। उस गैमेट्स में जो क्रोमोसोम होते हैं, उसके अंदर जो जीन होते हैं, उस जीन के अंदर जो डीएनए होते हैं, ये सारे मिलके आपके कैरेक्टर्स को आपके बच्चों में ले जाने का काम करते हैं। और ये जो कैरेक्टर है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने का, ये कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर, यानी आनुवंशिक गुण। तो आपके जर्म सेल्स होते हैं, ये जर्म सेल्स आपके ग्रो, आपके बॉडी के ग्रो में हेल्प नहीं कर रहे हैं, आपके बॉडी के डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए नहीं कर रहे हैं। आपके जर्म सेल्स जो होते हैं, ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करके आपके पेरेंट के कैरेक्टर को आपके बच्चों तक ले जाने का काम करेंगे। तो आई होप आप लोग को सोमेटिक सेल और जर्म सेल्स में कुछ डिफरेंसेस थी, जो मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनिज्म, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे एवं उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, ओके, टेक केयर, बाय बाय।